5 मिनट, मुझे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। आइए बेटा, कभी कभी थोड़ा सा इश्यू होता है यहाँ पे, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, थोड़ा सा इश्यू था यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ बेटा, क्या बोल रहे थे, लेट अस वाला समझ में नहीं आया बेटा, सबसे आसान तो लेट अस वाला था, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है, सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा, शैल बी। अब आते हैं हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में, बेटा ध्यान से सुनना कलेक्टिव नाउन का। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज का कलेक्शन का नाम। जैसे मैं अभी तो फिलहाल जो चैप्टर पढ़ा रही हूं उसके हिसाब से मैं कलेक्टिव नाउन में ऐसे करूंगी कि कलेक्टिव नाउन जैसे कि इंडियन क्रिकेटर्स के कलेक्टिव नाउन को हम टीम कहते हैं ना, है ना। जो जजेस है उनके कलेक्टिव नाउन को हम ज्यूरी कहते हैं। जो लोग किसी निर्णय के लिए साथ में बैठे होते हैं उनको हम कमिटी कहते हैं, है ना। आप बच्चों के एक क्लास में जो बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो बेटा ये हुए हमारे कलेक्टिव नाउन, है ना। टीम ऑफ प्लेयर्स, देखो, ज्यूरी ऑफ जजेस, कमिटी ऑफ मेंबर्स एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर हम इनके बारे में बात करें तो भाई आप बात कैसे कर रहे हो, पहले ये बताओ, आप इनके बारे में बात कर रहे हो, किस रूप में बात कर रहे हो। भाई कलेक्शन की बात कर रहे हो, कलेक्शन कैसा कलेक्शन, जैसे अगर मान लो हम कलेक्टिव नाउन की बात करें और ये बताएं कि भाई टीम, ज्यूरी, कमिटी और क्लास की हम बात कर रहे हैं और आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो किस रूप में, ओके, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, कोई जनरल सेंटेंस देना चाहते हैं आपको, जनरली हम बात करना चाहते हैं, या फिर हम उनको यूनाइटेड का मतलब होता है बेटा एक साथ होना, या फिर हम उनको एक मत, यूनानिमस, ये दिखाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, जनरल बात यानी कि आप सामान्य बात करना चाहते हो, कुछ सामान्य बात बताना चाहते हो इनके बारे में, या उनको इकट्ठा यानी कि एक साथ दिखाना चाहते हो, या फिर आप उनको एक ही मत के यानी एक ही डिसीजन दिखाना चाहते हो। अगर ऐसी बात होगी तब आप इनके लिए क्या यूज करोगे, इनके लिए आप जो यूज करोगे वो होगा इट और वो होगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्रोनाउन इट एंड सिंगुलर वर्ब, प्रोनाउन इट लगाओगे और सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अब आओ, अगर आप इकट्ठे की बात नहीं कर रहे हो बल्कि डिवीजन की बात कर रहे हो, डिवाइडेड है ये, ठीक है ना, यानी इनके बीच में मतभेद है, ठीक है। आप अगर डिवाइड किसी को करोगे, कोई टीम को डिवाइड करोगे तो कम से कम 2 तो बनेगा ना। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली होगा बेटा, विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। देखो, डिवाइडेड यानी कि मतभेद है, इनके बीच में मतभेद हो, ठीक है। हिंदी में मैं अलग से लिखूंगी, रुको। डिवाइडेड है या पर पर्सन की बात हो रही है, पर पर्सन की बात हो रही है। याद रखना, अगर इनके बारे में आप कर रहे हो कि भाई इनमें आप मतभेद दर्शा रहे हो, इसमें आप प्रति व्यक्ति की बात करोगे, प्रति व्यक्ति की बात करोगे, तब क्या लगेगा, तब याद रखना हम इसको प्लूरल बनाएंगे। क्यों, प्रति व्यक्ति प्लूरल हो गया, मतभेद 2 तो गुट बनेगा कम से कम, यानी कि इनके साथ आप लगाओगे दे और उनके साथ लगाओगे प्लूरल वर्ब, ये है, ठीक है। यानी जब आप उसको सामान्य ऐसे जनरली कुछ बात करना चाहते हो, अगर उनको इकट्ठा यूनाइटेड दिखाना चाहते हो, एक मत दिखाना चाहते हो, तो इट और सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अगर उनमें डिवीजन दिखा रहे हो, प्रति व्यक्ति दिखा रहे हो, मतभेद यानी कि डिवीजन, ठीक है, तब हम उसके साथ दे लगाएंगे कि इट का प्लूरल दे होता है और सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब आएगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से चलो 1 से लेकर 5 तक करो तो। वॉल्यूम 1 अपडेटेड है बेटा, ज्योति अभी तक तो अपडेटेड है, आप उसको फिर से 2023 में फिर अपडेट करके मंगाएंगे। अब अभी तो मेरा वो कैप का बुक को फिनिश करके मैंने दिया, आप 2-4 दिन के बाद फिर वॉल्यूम 1 में लगेंगे उसको अपडेट करने के लिए। हो गया,
देखो, द ज्यूरी हैज गिवन, बेटा वह भी बता रहा है कि भाई अपना वर्डिक्ट यानी कि फैसला दे दिया है ज्यूरी ने, इकट्ठे एक मत दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, हैजंट इट। क्लास चल रही है बेटा, चल रही है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहां पर जनरल बात की जा रही है। इजंट इट, इजंट इट। द कमिटी आर डिवाइडेड, बेटा आर है यानी प्लूरल है, देखो डिवाइडेड मतभेद दिख रहा है, तो आरेंट और दे। द टीम टुक देयर पोजीशन फॉर फील्डिंग, बेटा देयर पोजीशन बोल दिया, इसका मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग प्लेयर अलग अलग खड़े हो चुके हैं। यहीं से हमें पता चल रहा है कि भाई ये प्लूरल बता रहा है ना। तो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट, और टीम के लिए दे लगा दिए क्योंकि प्लूरल चाहिए। द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग, बेटा हर्ड गाय भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं, और यहां एक जनरल बात की जा रही है, जनरल बात कि चल रहे हैं, है ना, गाय भैंस का समूह जो है वो चल रहा है, तो इजेंट और इट लगाएंगे, देखो राइट। ठीक है, देखो चलो अब आओ, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और अब हम लोग आखिरी पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं बेटा, सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं मुझे लगता है वो सही है, बता टुक से पता चल रहा है कि डिड आएगा, ये तो है ही, है ना, टुक से पता चल रहा है कि डिड आएगा, ये तो समझ ही रहे हो आप। मैं अगर कहूं मुझे लगता है वो सही है, फिर आपसे पूछूंगी क्या वो सही नहीं है, आपसे ये थोड़ी पूछूंगी क्या मुझे नहीं लगता, भाई मुझे तो लगता है, ये तो मैं जानती हूं, वो सही है, ये क्वेश्चन वाली बात है। यानी कि आपको क्वेश्चन टैग बनाना किसका है, बेटा क्वेश्चन टैग उस भाग का बनाना पड़ता है जो मेन मुद्दा हो। जैसे मैंने कहा मुझे लगता है वो सही है, तो फिर पूछूंगी क्या वो सही नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनो, क्वेश्चन टैग उस भाग का बनता है जो मेन भाग है, क्वेश्चन टैग उस भाग का बनता है जो मेन भाग है। अब जैसे अगर मैं कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं, तो एक है प्रिंसिपल क्लॉज, एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। बेटा प्रिंसिपल क्लॉज ही तो मेन होता है ना, तो उसी का तो बनेगा मेन क्लॉज का। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और याद रखना, आप मुझे बताओगे भाई क्वेश्चन टैग किस भाग का बनेगा, क्योंकि मैं आपको हेडिंग लिख के छोड़ दे रही हूं कि क्वेश्चन टैग इज ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द मेन पार्ट। अब आप बताओगे कि भाई मेन पार्ट कौन सा है, अब बनेगा किसका, देखो चलो अब आप खुद क्वेश्चन टैग बनाओगे, पहले तो ये खोजोगे ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन भाग कौन सा है, जल्दी बनाना।
आप खुद सोचो बेटा, जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। हम्म। आई थिंक ही इज गिल्टी, मुझे लगता है वो दोषी है। तो आप बोलोगे क्या वो दोषी नहीं है? बेटा क्वेश्चन टैग तो इस भाग का बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा ही इज गिल्टी का, है ना, बना इजंट ही, है ना। आई थिंक ही इज राइट, क्या ही इज गिल्टी, तो इजंट ही। अब मैं कहूंगी ये उन लड़कों में से है जो लड़के पास कर गए, फिर पूछूंगी क्या ये उनमें से नहीं है, ऐसे ही पूछूंगी ना, क्योंकि जो लड़के पास कर गए उनमें मुझे कंफ्यूजन थोड़ी है। मैं कहूंगी ही इज कौन, उन्हीं लड़कों में से है ना जो लड़के पास कर गए। फिर पूछूंगी इजंट ही, आपसे कहूंगी जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। फिर पूछूंगी क्या ऐसे ही हो जाओगे सफल, है ना, राइट। तो ये देखो प्रिंसिपल क्लॉज है ये, यू विल नॉट सक्सीड, विल यू, राइट, क्लियर। और बेटा जो फोर्थ है ना, इस फोर्थ का क्या होगा अब आप खुद सोच के मुझे बताना, मैं आपको हिंदी में बोलती हूं उसके बाद, सुनो ध्यान से। मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, मैं आपको एक सिचुएशन समझाती हूं। कोविड बहुत भयंकर चल रहा है, उसी बीच सब लोग बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, है ना, लोग कहते हैं 2 फीट दूरी, मास्क है जरूरी, अभी खैर नहीं है, लेकिन मैं आपको वो सिचुएशन, क्योंकि आप गुजर चुके, अब मैं आपको इमेजिन करवा रही हूं कि मान लो कोविड चल रहा है भयंकर, सब लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना रहे हैं, और मैंने इस बीच ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया। वॉलेंटियर का मतलब होता है बेटा कि अपनी इच्छा से कुछ करना बिना किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि कोई पैसा मिलने वाला है इसके एक्सपेक्टेशन के बिना। जैसे मैं जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हूं ना, सारे स्टूडेंट्स ही आके संभालते हैं, जो स्टूडेंट्स देते हैं ब्लड ठीक है, और जिनको ब्लड देने की पोजीशन में नहीं है, यानी उनको कोई दूसरी बीमारी है, या उनका थायराइड है ना, या एनेमिक है, तो उनका ब्लड नहीं लिया जाता, तो वो अपने आके वहां पे पूरा काम करने लगते हैं, राइट। आप सुनो, कोविड बहुत भयंकर चल रहा है, अब मैं कहूंगी अपने स्टाफ से मुझे नहीं लगता कि कोई वॉलंटियर करेगा। क्या बोला मैंने? मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा। अब मेरा क्वेश्चन टैग क्या होगा अपने स्टाफ से, जरा बताना। मेरा क्वेश्चन टैग मेरे स्टाफ से क्या होगा, जरा बताना। मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, अब मेरा क्वेश्चन टैग मेरे स्टाफ से क्या होगा, मुझे बताइए तो। आपसे पूछ रही हूं, दिमाग चलाओ बेटा, इंग्लिश मतलब कुछ नहीं, मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा। हिंदी में सोचो, अब बोलो, फिर मैं। यस निकिता, वेरी गुड, यस निकिता। अब सुनो, मेरा क्वेश्चन टैग क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, फिर पूछूंगी क्या कोई करेगा, क्या कोई करेगा, यानी कि ना इसका बनेगा, अगर इसका बनाते तो डू आई बनता, इसका बनाते तो वोंट दे लगता, लेकिन मैं पूछ रही हूं क्या कोई करेगा, तो विल दे होगा ना इसका क्वेश्चन टैग, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, क्या कोई करेगा, ये समझ में आया, इसका क्वेश्चन टैग विल दे होगा, यानी यहां पर क्या था, वोंट, यू विल नॉट सक्सीड, है ना, इसका बन गया विल यू, और यहां पर मैंने कहा कि क्या कोई करेगा, तो विल एनीवन, एनीवन के लिए प्रोनाउन क्या आ रहा था, दे आ रहा था। समझ में आ गया, क्या कोई करेगा, अंशु, बिल्कुल समझ में आ गया ना, राइट। देखो इसलिए कहते बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ये सब कॉमन सेंस होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, ये सिर्फ कॉमन सेंस है। देखो देखो, ये सारा तो वही है जो मैंने भी कराया आपको, ठीक है, एक बार देख लो फिर से।
हो गया? चलो देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान है, सब कुछ तो करा दिया। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो। फिर पूछूंगी क्या तुम सही नहीं हो, है ना, यही तो पूछूंगी। आरंट यू? ये उन्हीं छात्रों में से है जो छात्र पास किए हैं। क्या ये लड़की उनमें से नहीं है? इजंट शी? और अभी सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया, विल दे, और इसी में यू वोंट सक्सीड में विल यू, वही सेम क्वेश्चंस लिया मैंने। अब आओ नेक्स्ट। बेटा यूज टू जो होते हैं ना, जरा यूज टू देख लो, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो, ठीक है, ये ऐसे ही है इसलिए देख लो, कोई इश्यू नहीं इसका। इसके नेक्स्ट पॉइंट को फिर लिखवा के कराऊंगी। देखो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन टैग किसका बनता है? हेल्पिंग वर्ब का। बेटा आई यूज टू गो, यही तो है, मेन वर्ब ये है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब ये है तो यूज्ड निकल गया, यूजेंट आई। लेकिन आई यूज टू गो का मतलब होता है बेटा मैं जाया करती थी। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूं ना तो यूजेंट आई बहुत ही पुराने जमाने का इंग्लिश लगता है। तो पास्ट रूटीन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी तो लगाते थे, याद है ना, है ना? तो डिडंट आई भी तो चलेगा नहीं? आयुष व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस वाला, बट ठीक है, जानते हो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड भी चलता, लेकिन व्हेन यू कंप्लीट भी ठीक है आयुष, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सुनो, आई यूज टू गो का यूजेंट आई तो चलेगा, लेकिन डिडंट आई भी आराम से चलेगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था बेटा, इज एम आर वॉज वर अगर होगा तो क्वेश्चन टैग में वही आएगा। तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरंट आई। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरंट आई। ठीक है, क्लियर? इसके बाद जो है आप ये जरा सेंटेंस देखो और मैं आपको इसको समझाऊंगी, और इसमें जो करना है बस वही इंपॉर्टेंट जो है, बस उतना ही मैं लिखवाऊंगी। 1 से लेकर पहले 6 तक देख लो। देख लिया? चलो देखो ध्यान से, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? इंपरेटिव का मतलब होता है आदेश, किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट प्लीज, है ना, सजेशन डोंट सिट हियर, एडवाइस टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। लेकिन बेटा इसमें अगर मैं कहूं कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस में अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो कहां पे एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, वो क्या हो सकता है बेटा? खाली फिक्स्ड वाले 2-3 ही हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन टैग फिक्स्ड होगा, वरना बाकी सब में आपके मूड पर निर्भर करेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं बेटा एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है और इंग्लिश बाय नीतू मैम में मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बता दिया, आप उसको देख लेना, ठीक है, यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतू मैम में बहुत अच्छे से बता दिया है। सुनो, इंपरेटिव अगर सेंटेंसेस है तो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना। पहले तो 3 सेंटेंस लिखो जिसका एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन टैग होगा। अब इन 3 का तो मैं आपको क्वेश्चन टैग बिल्कुल एकदम साफ साफ क्वेश्चन टैग बताऊंगी कि इनमें क्वेश्चन टैग आएगा और एक ही क्वेश्चन टैग आएगा। सुनो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बेटा क्या हुआ, बफरिंग कर रहा है शुभम? ये सेंटेंस सही नहीं मैम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक तो है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम धीरज पता है सब सही है, पता नहीं क्यों एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन दिया है। वेयर डू यू कम फ्रॉम मतलब तुम कहां से हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम तुम कहां से आ रहे हो, दोनों सेंटेंस सही था, वो मुझे पता है एसएससी ने कर दिया है पंगा। चलो सुनो ध्यान से, प्लीज हेल्प मी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। बेटा याद रखना जब आप विनम्रता दिखाना चाहते हो ना तो वुड यू लगाना, प्लीज हेल्प मी वुड यू। फिर मैं आपको ऑफर कर रही हूं हैव सम कॉफी, कुछ कॉफी लीजिए, फिर आपको कहूंगी वुड यू। ध्यान रखना जब आप पोलाइट वे
में एक्सप्रेस करना चाहते हो, ये जो वुड है ना, ये वुड है पोलाइट वे टू ऑफर समथिंग, ये पोलाइट वे है टू ऑफर समथिंग और मेक अ रिक्वेस्ट। किसी चीज को रिक्वेस्ट करना है, पोलाइट वे में कुछ ऑफर करना है, तो आप वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, देखो पोलाइट वे के लिए आप वुड का प्रयोग करते हो। समझ में आया? चलो, समझ में आया? अब सुनो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि भाई इसके अलावा, तो बेटा इसके अलावा तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहूंगी शट योर माउथ, क्या चुप नहीं रह सकते? कांट यू? चुप रहोगे कि नहीं? विल यू? इसीलिए यहां पर तो हम कुछ भी लगा देते हैं। उसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि लेट अस गो, तो लेट अस गो तो शैल वी ही होता है हमेशा। लेट अस के मामले में तो याद है ना, शैल वी। लेकिन अगर मैं कहूंगी लेट हिम गो, तो अगर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं लेट हिम गो, कहूंगी वुड यू, और कहूंगी लेट हिम गो, वोंट यू, तो मूड पर निर्भर करता है। लेकिन बेटा मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिखा यहां पे, क्यों? क्योंकि इन 3 में तो फिक्स्ड है। जब आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो किसी को, तो सम्मान के साथ ऑफर करोगे, पोलाइट वे में करोगे, तो वुड यू। और अगर मैं कहूं, बचपन में क्या होता था, मम्मी क्या बोलती थी, वहां कभी मत जाना, अब फिर पूछती थी जाओगे, और कहते थे हाँ, फिर चट से पड़ता था नहीं, तो क्या कहती थी मम्मी, वहां कभी मत जाना, अब फिर पूछती थी विल यू। तो बेटा यहां तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। नेगेटिव का पॉजिटिव तो खैर रूल ही बता चुकी हूं, बस ये 3 में है जो मैं कहूंगी कि भाई फिक्स्ड है। अदरवाइज आप किस मूड में किसी को आदेश दे रहे हो या निवेदन कर रहे हो, वो आपके मूड पर। अगर मैं कहूंगी वेट फॉर मी, फिर मैं पूछूंगी कर सकोगे कि नहीं, कैन यू, करोगे, विल यू, है ना, क्या नहीं करोगे, वोंट यू, तो वो निर्भर करता है मूड पे, है ना। वरना इन 3 को छोड़कर बाकी सब में क्वेश्चन टैग इंपरेटिव में बिल्कुल मूड पर निर्भर करता है। ये हमारा देखो क्वेश्चन टैग हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको कई सेंटेंसेस दिए हैं, वो आप 5 क्वेश्चन देख लो बस। आप 5 सेंटेंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो, she pretends as if she has never in her life told a lie। अब इसमें मेन पार्ट समझो बेटा, मेन पार्ट समझो। वो ऐसा बनती है जैसे उसने कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। फिर मैं पूछूंगी क्या नहीं बनती, ऐसे थोड़ी पूछूंगी क्या उसने झूठ नहीं बोला, मैं कह रही भाई ऐसा बनती है जैसे कि कभी झूठ ही नहीं बोलती है। फिर पूछूंगी क्या वो नहीं बनती है, यानी मेन भाग मेरा बेटा शी प्रिटेंड्स है। इसका क्वेश्चन टैग होगा डजंट शी। शी प्रिटेंड्स, डजंट शी। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, तो क्या होगा, एस फॉर्म जहां दिखता है हम डस लगाते हैं, डजंट और अर्थ के लिए लगाओगे इट। ही इज नॉट, इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग, इजंट नहीं, इज नॉट तो यहां लगी क्या है, तो मैं कहूंगी इज ही, है ना। देखो इज ही, यहां पे इजंट ही नहीं, इज ही। एवरीबडी क्या होगा, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज, बेटा याद है ना एवरीबडी के लिए हम दे लगाते हैं, और दे के साथ हैज नहीं हैव आएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ, बिल्कुल सही है ना। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, वोंट यू, है ना। देखो वोंट यू, और आप एक चीज देख रहे हो, इजंट इट हर जगह लगा के छोड़ दे रहा है। इजंट इट यहां भी लगाया, इजंट इट यहां भी लगाया, इजंट इट यहां भी लगाया। क्यों पता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले सब में इजंट इट लगा देते हैं। नहीं,
है ना, बस ऐसे ही तो बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में इजंट इट लगाते हैं। बेटा इजंट इट हर जगह नहीं लगता, हर जगह पे सेंटेंस का टेंस देखोगे और उसके अकॉर्डिंग सोचोगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो गया, समझ में आया। अब चलो आज मैं आपको थोड़ा सा, टाइम बचा हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा फिलिंग द ब्लैंक्स कराऊंगी आज। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं फिलिंग द ब्लैंक्स करा दूं। और चलो बनाना शुरू करो। तो सचिन, बेटा हर बैच का अपना अपना टाइम अलग अलग होता है खत्म होने का, ठीक है। Yes, the car cleaner. Thank you, Rafa Hussain. The car cleaner expressed his inability to continue cleaning my car from 1st July due to his ill health. भाई अब वो बीमार है, वो मेरी गाड़ी साफ नहीं कर सकता ड्यू टू his ill health. बेटा डिजीज नहीं, ill health. जब आप बीमार होते हो तो अब ill health की बात करते हो। सचिन कोई बात नहीं, आज ले रहे हो ना, चलो इल हेल्थ होगा बेटा, ध्यान रखना। डिजीज मतलब कोई रोग है, रोग नहीं, उसका तबीयत ठीक नहीं रहता। द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, स्काई में काफी बादल है, क्वाइट मतलब होता है बहुत, है ना। वी आर डैश टू हैव रेन टूडे, वी आर लाइकली टू हैव। बेटा अब बोलोगे मैम श्योरली क्यों नहीं लगेगा? बेटा श्योरली इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग जो होती है ना, उसमें श्योर कुछ नहीं होता, राइट? उसमें श्योर जैसा कुछ भी नहीं होता, संभावना होती है। इसीलिए हमेशा वेदर फोरकास्टिंग में कहते हैं इट मे रेन टुनाइट। ठीक है, ये देखो फिलिंग द ब्लैंक्स। When my friend suggested going to the mall for lunch, I agreed dash. जब मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मॉल चलते हैं लंच के लिए तो मैं तुरंत तैयार हो गया। I agreed at once. बेटा बाकी और कोई फिट ही नहीं हो रहा। At ease का मतलब तो होता है आराम से, है ना। तो बताओ और क्या हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। The business prospect seemed quite dash. So I convinced my friend to partner with me to start the venture. जो बिजनेस का प्रोस्पेक्ट था वो काफी अच्छा लग रहा होगा, तभी तो अपने फ्रेंड को कहोगे भाई मेरा पार्टनर बन जाओ, मैं भी पैसा लगा रहा हूं। आपका पैसा लगाओगे, लुक्रेटिव, जो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। बेटा लुक्रेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिसमें आपको शंका हो। अब शंका होगा तो पैसा नहीं लगाओगे। फ्लरिशिंग का मतलब होता है बहुत अच्छे से फलना फूलना, लेकिन बिजनेस जो प्रोस्पेक्ट है वो तो बाद में फलेगा फूलेगा ना। प्रोस्पेक्ट है तो क्या लगाओगे? फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रनिंग वेरी नाइसली, फलना फूलना जिसको कहोगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर बता देती हूं मैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, ठीक है, या फिर पैसिव वॉइस, दोनों में से कोई एक होगा। और प्रॉस्परस का मतलब होता है धनी, रिच जिसको कहोगे। तो प्रोस्पेक्ट तो बेटा लुक्रेटिव होगा ना, तभी तो पैसा लगाओगे और फ्रेंड से भी पैसा लगवाओगे। द कंपनी गेव इन टू द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉइज। बेटा गेव इन का मतलब होता है मान जाना, और कंपनी मान जाएगी एम्प्लॉइज के डिमांड को कब? जब उनके डिमांड उनको लेजिटिमेट लगेंगे, कानूनी लगेंगे, ठीक है ना। इरैशनल तो होता है जो तार्किक नहीं हो, है ना। अनरीजनेबल, बेटा इरैशनल अनरीजनेबल लगेगा तो कभी नहीं मानेगा कोई कंपनी। और फॉर्मिडेबल होता है बेटा डराने वाला, ठीक है, फॉर्मिडेबल डराने वाला, राइट। आप किसी का डिमांड तभी मानते हो जब वो कानूनी यानी लेजिटिमेट होता है, जायज, उसका कोई मांग जायज लगे तो। देखो सारे वोकैबुलरी बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया। मैंने काफी प्लेसेस इंडिया में विजिट किया है, बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड येट,
लेकिन मैंने आज तक निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नहीं गई हूं। आई हैवंट विजिटेड। देखो येट जो है ना बेटा, येट का इस्तेमाल हम टेंस में भी पढ़ा चुके हैं कि जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। येट का मतलब अभी तक, तो अभी तक हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। देखो राइट। अभिषेक वोकैबुलरी होता है बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत सारा आता है जो वोकैबुलरी बेस्ड होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा भी करवा दूंगी, मैं ज्यादा नहीं करा रही हूं, हालांकि टियर 2 का ही सीधा उठाया है। नेक्स्ट आओ। The rescue team dug out a soldier from the snow, dash how he could have survived for 7 days buried under it. रेस्क्यू टीम, बचाने वाला जो दल था, उसने एक सोल्जर, एक सैनिक को खोद के निकाला और आश्चर्य में खुद पड़ गया कि भाई 7 दिन तक इसके अंदर बरीड होके भी ये जिंदा कैसे बच गया। वंडरिंग, देखो ना, वंडर्ड तो तब होता तब फुल स्टॉप के बाद कहते दे वंडर्ड। यहां पे बोलना चाह रहा है वंडरिंग, ये आश्चर्य करते हुए कि भाई इतना लंबा कैसे जिंदा रह गया। भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन, खुद ही बनाया किसी और से नहीं। व्हेन ही वाज 16, देखो उसने एरोप्लेन का मॉडल खुद ही बनाया। दिस इज स्ट्रिक्टली डैश but some changes are going to happen in the company in the near future. This is strictly off the record. बेटा off the record का मतलब होता है कि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल रही हूं और ना ही ऑफिशियली कुछ बता रही हूं आपको, ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस तो होगा। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड मत करना, और ये मैं आपके रिकॉर्ड के लिए नहीं बोल रही। जो कहते हैं ना ऑफ द कैमरा, कैमरा के पीछे बोलना। ऑफ द रेल मतलब तो पटरी से उतर जाना। ऑफ द की मतलब सुर में ना होना, है ना, जो कीज होते हैं ना हारमोनियम के, ऑफ द की, सुर में नहीं होना, एग्रीमेंट में नहीं होना। एंड ऑफ द मार्क मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, ऑफ द मार्क, ठीक है। इसे देखो, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रही हूं, मैं ऑफ रिकॉर्ड बोल रही हूं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डैश गवर्नमेंट्स फोकस हैज बीन ऑन डैश डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बेटा गवर्नमेंट के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, यही होगा दोनों। The government's focus is on the development of the company. अंशु बेटा ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2018 का टियर 2 का है, इसको मैं कहां से लाऊं पेज नंबर? पीयूष देख रहे हो, तभी तो मैं कह रही हूं फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। ढंग से प्रैक्टिस करो, आपको बहुत प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने, 75 टेस्ट पेपर्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो तो करो। नेक्स्ट, all human beings must learn to live in dash with nature. बेटा हार्मनी विथ नेचर, आप नेचर के हार्मनी में, सहिष्णुता में जिंदा रहिए। नेचर को नुकसान पहुंचा के तो खुद का भी हम लोग बंटाधार कर रहे हैं, है ना। नेचर के हार्मनी में रहना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द नेचर, ठीक है। If your actions are dash what you say, no one is going to believe you. कॉन्ट्रारी का साथ प्रेपोजिशन टू आता है। जो तुम बोलते हो, तुम्हारी कथनी और करनी में अगर फर्क है तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। इफ योर एक्शंस आर कॉन्ट्रारी के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? टू, कॉन्ट्रारी टू। द मदर सेड टू हर सन, मदर ने अपने बेटे को कहा, यू ऑलवेज डू वॉट यू वॉन्ट, तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो। डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो स्टबर्न, क्या हमेशा इतना ढीठ होना जरूरी है? हाँ, समझ में आया? क्या हमेशा इतना ढीठ होना जरूरी है कि जो मर्जी वही करोगे तुम? देखो 13 का 1। It was quite a dash matter, but was escalated due to the media coverage. बेटा escalate होता है बढ़ जाना, escalator क्या करता है, आपको ऊपर चढ़ाता है ना, तो escalate मतलब बढ़ जाना। एक बहुत छोटा सा मैटर था, लेकिन मीडिया ने इतना कवर किया कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। It was just a trivial matter. बेटा ghastly का मतलब होता है भयानक। भयानक नहीं बोलेंगे क्योंकि बट से जोड़ रहे हैं, यानी उल्टी बात बोलेंगे। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, वेरी पोलाइट। ट्रिवियल होता है अनइम्पॉर्टेंट, यानी अनइम्पॉर्टेंट मैटर था, एकदम महत्वपूर्ण नहीं था। एंड स्टिंजी इज क्या? कंजूस, ठीक है। देखो the dash speech did not impress the audience as they could not really make out the focus of her discussion. The dash speech did not impress the audience. बेटा audience impress नहीं हुए उनके dash speech से, क्योंकि
could not really make out the focus of a discussion. वो डिस्कशन में किस बात पे फोकस कर रही थी वो पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, अब देखो यहां पे मीनिंग क्या है। एक सेकंड रुकना बेटा। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स